हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेक मेडिकल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे एबॉर्शन। तो एबॉर्शन, और इसमें एबॉर्शन तो मालूम है सबको, लेकिन स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन ये जेनेटिक में सेकंड यूनिट का एक टॉपिक है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का डेफिनेशन ये है, जब एबॉर्शन तो सबको मालूम है एबॉर्शन होता क्या है, बच्चा गिराना जिसे हिंदी में बोल लो, या फिर कोई डिजीज की वजह से, या फिर कोई मिस कैरेज या जो भी बोल सकते हो, उसकी वजह से जो बच्चा गिरवाते हैं या बच्चा को हटवाते हैं, बच्चे को विदाउट मतलब पूरी प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है उसके पूरा होने, उसको कंप्लीट होने के पहले, कंप्लीट प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड कितना होता है 37 to 38 वीक, 9 महीने, जिसको 9 मंथ बोल सकते हो। तो अगर जो एबॉर्शन है, अगर एबॉर्शन 18 से 20 हफ्ते के पहले हो रहा है तो उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। लिखा है एन अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब 20 हफ्ते कंप्लीट होने के पहले, 20 हफ्ते का मतलब कितना हुआ, 4 महीने, लगभग 3.5 से 4 महीने के पहले अगर एबॉर्शन हो रहा है तो उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। अब स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो गया, इसके कॉज क्या हो सकते हैं, मतलब ये किसकी वजह से स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो सकता है। इसके कॉज में आएगा इटियोलॉजी। सबसे पहले देखेंगे तो एज एबव 45। अगर किसी की एज 45 के ऊपर है, किसी फीमेल की एज, तो उसमें क्या होगा, हार्मोन लेवल डिसबैलेंस होता है। और क्या होगा, हार्मोन लेवल के साथ में जो उसका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है बॉडी का, जो बॉडी आयरन का एब्जॉर्प्शन, जो माइक्रो एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन करती है, वो भी बॉडी में क्या होंगे, कम हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या बोलते क्या है कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको खाना कम लगता है, उनको ब्लड उनके कम बनता है, ये सब होता है। तो क्या होगा, 45 के बाद में वुमेन क्या है, उस डिक्रीज होने लगेगा, उसका मेनोपॉज की तरफ जा रही है, तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी होगा, और बॉडी की डाइट भी सही से जो खाएगी उसका एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन सही से नहीं होगा, उसकी वजह से एज एबव 45, ये एक एटियोलॉजी है। फिर रिस्क फैक्टर पे है, फिर है एल्कोहल कंजप्शन। एल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग, वो सबको मालूम ही है, इसकी वजह से भी जो एबॉर्शन होता है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज मलाइटस, डायबिटीज मलाइटस की वजह से भी ये चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि डायबिटीज मलाइटस में क्या होता है, इंसुलिन की कमी होती है। इंसुलिन क्या करता है, जो बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड में जो होता है शुगर, शुगर या फिर जो भी बोलो तुम, शुगर, जो मीठी चीजें तुम खाते हो, वो जो उसका जो ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाता है वो होता है इंसुलिन। अगर बॉडी में इंसुलिन कम होगा तो जो कार्बोहाइड्रेट है या फिर जो शुगर है उसका क्या होगा, सही से मेटाबोलाइज नहीं होगा, वो उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो एनर्जी के फॉर्म में नहीं होगा, तो वो ब्लड में बढ़ा हुआ रहेगा। वही होता है डायबिटीज मेलाइटस। इसमें नॉर्मल अगर ग्लूकोज का लेवल देखोगे तो लगभग 70 से 100 लिखते हैं, कहीं कहीं 70 से 110 भी होगा, mg/dl में होता है, mg/dl। और है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज जो खुद की बॉडी को हार्म करती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज ये हाइपर सेंसिटिव वगैरह के टाइप में, जैसे सोराइसिस होता है, ये सब आ जाएगा। HIV सबको मालूम है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। देखो HIV एक वायरस होता है, और यही वायरस जब आके डिजीज कॉज करता है तो उसे बोलते हैं एड्स। HIV इज नॉट ए डिजीज, HIV कोई डिजीज नहीं है, HIV एक वायरस है, और एड्स उससे होने वाली बीमारी है। HIV वायरस होता है इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एड्स उससे होने वाली डिजीज है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, या फिर हाँ सिंड्रोम बोलते हैं उसको। ये जब भी इन्फेक्शन होगा तो किसी को डायरेक्ट एड्स नहीं हो जाएगा, पहले HIV होगा। HIV जब आगे जाके एक इरिवर्सिबल टाइप में हो जाएगी, हाँ अब ये ट्रीट नहीं हो सकता है, तो उसे बस एड्स बोल देते हैं। जब उसमें साइन सिम्टम बहुत आने लगते हैं तो वही एड्स, क्या लिखा है, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ साइन सिम्टम, ग्रुप ऑफ डिजीज। फिर अगला है मलेरिया। मलेरिया सबको मालूम है, रैपिड कंसेप्शन आफ्टर डिलीवरी। रैपिड कंसेप्शन आफ्टर डिलीवरी का मतलब ये है, मान लो जैसे किसी ने अभी एक डिलीवरी उसकी हुई है, मान लो एक बच्चा किसी को पैदा हुआ है अभी अभी, और फिर वो रैपिड कंसीव कर ले, फिर दूसरी प्रेगनेंसी, मतलब अभी एक, अगर मान लो अभी एक उसको बच्चा हुआ है, फिर थोड़े दिन में ही वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाए, महीने 2 महीने 4 महीने में, लैक्टेटिंग पीरियड में ही, तो उसे बोलेंगे रैपिड कंसेप्शन आफ्टर डिलीवरी। ये भी, ये सब काज और रिस्क फैक्टर हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के। फिर देखेंगे इसमें कौन कौन से डायग्नोसिस करवाएंगे, तो डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन को मालूम है, हिस्ट्री में उसकी पास्ट हिस्ट्री देखेंगे। और फिजिकल एग्जामिनेशन में 4 स्टेप होते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। अगला है यूएसजी मतलब अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में मालूम है जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ डेवलपमेंट, या फिर जो बच्चा है उसका कितना पार्ट जो है निकल गया है, कंप्लीट अबॉर्शन हुआ है, इनकम्प्लीट है, वो सब देखेंगे। फिर है सर्वाइकल स्वैब। सर्वाइकल स्वैब को मालूम है, स्वैब मतलब क्या है, जो स्वैब होता है, स्वैब को सर्वाइकल एरिया, सर्वाइकल स्वैब कहीं कहीं वजाइनल स्वैब भी लिखा मिलेगा, तो वजाइनल पार्ट में या फिर सर्वाइकल पार्ट में इसको स्वैब को
रखते हैं, फिर वहां से जो सिक्रेशंस होते हैं उनका सैंपल लेके कल्चर करते हैं, वही सर्वाइकल स्वैब होता है। रूटीन इन्वेस्टिगेशन में जो तुम्हारे ब्लड टेस्ट, ब्लड में हार्मोन का लेवल, हार्मोनल टेस्ट, वो सब आ जाएगा। मैनेजमेंट इसका क्या करेंगे, तो मैनेजमेंट एज, मतलब ये रिस्क फैक्टर मैंने इधर भी लिख दिए हैं, उधर से मेन इटियोलॉजी। इस फैक्टर में एज 45 या 35, हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन, अगर किसी को पहले से एबॉर्शन है, स्मोकिंग, और सर ये क्या लिखा है, सर्टेन मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है। फिर अगला देखेंगे इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, वैक्यूम एस्पिरेशन। देखो कोई चीज जब वैक्यूम लिखा हो तो वैक्यूम का मतलब होता है निगेटिव प्रेशर, तो वैक्यूम एस्पिरेशन मतलब निगेटिव का मतलब होता है जब कोई चीज, जैसे ऑक्सीजन, जब भी वेंटिलेशन देखा होगा तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है या फिर वेंटिलेटर होता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, पुश करता है बॉडी के अंदर, तो वो हो गया पॉजिटिव। जब कोई डिवाइस किसी चीज को कुछ दे रही है तो पॉजिटिव, जब कोई डिवाइस किसी चीज से कुछ ले रही है तो निगेटिव। जैसे सक्शन पढ़ा होगा, सक्शन में क्या था, निगेटिव प्रेशर होता है, वैक्यूम होता है। सक्शन क्या करता है, बॉडी के सिक्रीशंस को खींचता है, मतलब ले रहा है बॉडी से, तो वो हुआ निगेटिव। ऑक्सीजन का कर रहा है, वो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, वो बॉडी को दे रहा है, तो वो हुआ पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव निगेटिव प्रेशर होते हैं। ये हो गया वैक्यूम एस्पिरेशन में यही है कि मतलब डायरेक्टली वजाइनल में जहां से डिलीवरी होती है वहां पे वैक्यूम लगा के प्रेशर से जो बचा हुआ पार्ट है एबॉर्शन में उसको निकालना, वैक्यूम निगेटिव प्रेशर से उसको खींचना। वैक्यूम सबको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो थ्री इडियट मूवी में इसका यूज है। अगला है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन सिक्रीट होते हैं दो, एक होता है ऑक्सीटोसिन, एक होता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और एंटीरियर, देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है क्या, डायरेक्टली तुम्हारे ब्रेन से जुड़ी होती है। ब्रेन में किससे, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस मान लो जैसे, और एग्जाम्पल, हाँ हाइपोथैलेमस एग्जाम्पल मान लो ये है, इससे ये पोस्टीरियर ग्लैंड होती है। पोस्टीरियर ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, ये आगे वाली हो गई एंटीरियर, ये हो गई पोस्टीरियर। इसे बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, इसे बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, तो यही इंटीरियर ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो इंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, जो पोस्टीरियर से होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक तो ऑक्सीटोसिन होता है, दूसरा वैसोप्रेसिन या फिर उसी का दूसरा नाम एडीएच, एंटीडायोटिक हार्मोन होता है। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत से होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब होते हैं। तो इसका उतना वो है नहीं बताऊंगा, नहीं आगे देख सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और हाँ ऑक्सीटोसिन का अगर पूछा जाए इसमें रोल क्या है, मतलब मैनेजमेंट है ना, तो ऑक्सीटोसिन का रोल ये है, जो ऑक्सीटोसिन होता है वो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। जब कोई चीज का इजैकुलेशन होना होता है, मान लो जैसे जैसे ब्रेस्ट प्रोडक्शन होता है, जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, मिल्क प्रोडक्शन में हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन होता है, लेकिन जो मिल्क का इजैकुलेशन होता है, जो ब्रेस्ट से मिल्क बाहर आता है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यही कॉन्ट्रैक्शन को करवाता है। फिर ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज रिक्वायर्ड। ऑक्सीटोसिन ये मेनली यहाँ पे लिखा है, जो यूट्रस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो क्या होता है, उससे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फीटस होगा, बच्चा जो होगा वो बाहर आ जाएगा, जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगे। तो यहाँ पे जब एबॉर्शन हो गया है, मान लो जैसे एबॉर्शन हुआ तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन से देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, जो बचा हुआ बच्चे का पार्ट है, अभी प्लेसेंटा का जो पार्ट है वो रिमूव हो जाए आसानी से, इसलिए ऑक्सीटोसिन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि जब भी अबॉर्शन होगा तो क्या होगा, ब्लड लॉस होगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ये हो गया, बस इतना ही है। एंटीबायोटिक्स में एंटीबायोटिक, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन सप्लीमेंटेशन देंगे और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ये सब डाइट उसको देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और ऐसे ही बहुत से वीडियो चैनल पे, जिसे देखना है जाके देख सकते हैं।